नमस्कार, स्वागत है आपका आज की मेरी इस कक्षा में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टुडे सेशन फॉर क्लास 7 चैप्टर weathering and erosion, chapter number 4 SST. Today, after having the concept discussion of concept work of a river, today we are here for the studying of or for the discussion of work of sea waves. What are the work of sea waves? So definitely we have to keep it in our mind that sea waves carry on both erosional and depositional activities. वह जो है सागर की जो लहरें होती हैं वो दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं में शामिल होती हैं, आइदर इरोशनल और डिपोजिशनल. दिस प्रोसेस ऑफ सी इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड मैरीन इरोजन. जो सागर की लहरों के द्वारा जो इरोजन का प्रोसेस किया जाता है done by the sea waves, that will be also going to be considered as marine erosion. The sea wave continuously strike at the rocks. सागर की लहरें जो किनारे में या जो मान लीजिए कि आप आइलैंड्स ही होते हैं या कोई रॉक्स का जो टीला टाइप का होता है, तो स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें जो होती हैं वो स्थिर नहीं होती है, शांत नहीं होती है. दे आर नॉट साइलेंट लाइक द फ्लो ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर एंड ऑल, या लेक के पानी की तरह वो स्थिर नहीं होता है. सागर में आप देखते होंगे कि भाई सागर में हमेशा लहरें उठते रहती हैं और इसी कारण हाई टाइड लो टाइड वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ओशियन और सी में होता है. तो अब अगर मान लीजिए कि स्वाभाविक है कि अगर यह रॉक का कोई सेगमेंट है और इसके अगर बगल में अगर सागर है तो डेफिनेटली जो है वो हमेशा जो है वो पत्थर पे एक जोर एक अटैक करता रहता है, वो हमेशा पत्थर के साथ टकराता रहता है. एंड due to continuous striking of the ocean waves to the rock, क्या होता है, क्रैक्स will occur. स्वाभाविक है कि आप अगर किसी हथौड़े से किसी पत्थर के बड़े टुकड़े पे लगातार प्रहार करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें दरारें आएंगी, वो टूटेगा. तो उसी प्रकार से जल के जो ओशियन का जो वेव्स होता है, जो सी वेव्स होता है, उसमें भी एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का जो कंटिन्यूटी यूजेस होते रहता है during the striking of the water of sea to the rocks, cracks occurs. और उसके कारण क्या होता है कि वो पत्थर टूटते रहता है, पत्थर में जो है धीरे धीरे छोटा बड़ा करके टूटते रहता है. एंड उसके कारण कभी कभी क्या होता है कि आप सुनते होंगे कि पत्थर में छेद हो जाता है और वह जो है वह जो आकृति बनती है, वो जो संरचना बनती है, उसको हम लोग सी केव्स कहते हैं. दैट विल बी नोन एज सी केव्स. As this cavity becomes bigger, only the roof of the cave remains. अब अगर मान लो कि इस तरह से एक नॉर्मल सा चीज समझो कि अब ये रॉक है, अब सागर की लहरें टकराई, तो जब अब ये इधर से टकरा रही है तो एक छोटा सा अब ये हो गया, तो इसको तो मान लो जो गुफा बन गया उसको सी केव बनेंगे. लेकिन अब फिर पानी का फ्लो होने लगा, फिर टकराने लगा, तो एक परिस्थिति आ जाती है जब द होल ऑफ द साइज इज बिगर, ये जो है पूरा जो है वो वाटर ऑफ सी के द्वारा जो है तोड़ दिया गया. तो अब एक आर्च टाइप का सिर्फ बन गया. अब क्या बच गया मेरे पास, अब सिर्फ ये चीज बच गया. मतलब अब जो मेरे पास आकृति बच गई है वो सिर्फ इस टाइप की आकृति बच जाती है. तो इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी आर्च. इसको क्या बोलते हैं, सी आर्च. इसको क्या बोलते हैं, सी आर्च बोलते हैं. एकदम बिल्कुल फोटो के साथ जो है आप कॉन्सेप्ट को समझिए, सी आर्च कहते हैं. फर्दर इरोजन ऑफ द सी आर्च लीड्स टू द कोलैप्सिंग ऑफ रूफ. अब स्वाभाविक है कि टकराते टकराते ये जब सतह कमजोर होते जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो कोलैप्स करेगा, और जब वो कोलैप्स कर जाएगा तब अब इसकी आकृति किस तरह की रहेगी, अब इसी तरह की रहेगी ना. ये इधर है, ये इधर है, तो इस तरह के पत्थर के जो है खड़े खड़े टुकड़े टाइप का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. एंड दैट विल बी नोन एज स्टैक्स. दैट विल बी नोन एज स्टैक्स. तो अभी आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जब इसको तोड़ा तो ये क्या बना, सी केव्स. क्या बना, सी केव्स. जब ये ज्यादा बड़ा होल हो गया तब क्या बना, सी आर्च बना. क्या बना, सी आर्च बना. और जब तीसरा, जब यह ऊपर का जो किनारा था वो टूट गया सी आर्च का, तो क्या बच गया, स्टैक्स बच गया. क्या बच गया, स्टैक्स बना. जो आकृति बनी उसको क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं. वर्टिकल एंड स्टीप रॉक फेसेस अलोंग द शोर आर कॉल्ड सी क्लिफ्स. You have to keep it on. The sea waves deposit sediments along the shores. Beaches are formed by the deposition of sand. अब पत्थर है, जैसे देखो एक नॉर्मल सी चीज है, पत्थर है, पत्थर का जो है इरोजन हो रहा है, उसका कैरिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे रगड़ाते रगड़ाते क्या होता है, बारीक कण में बदल जाता है.
और उसके बाद जब सागर की लहरें आते जाते रहती है तो उससे क्या होता है, वो अपने के अंदर के जो बालू है उसको तट की ओर छोड़ देती हैं। प्रवाह के साथ तेजी से आया, जाने वक्त स्पीड कम रहता है, वो छूट जाता है, जिसके कारण कि क्या होता है कि समुद्र के किनारे एक समतल सतह का, अ फ्लैट concept will arise nearby the sides of the ocean or sea, and that is known as beach, sea beach। उसी को क्या बोलते हैं, सी बीच बोलते हैं, याद रखना है। और इसके माध्यम से जो भी आपकी चर्चा हुई, तो आप एक चीज समझे होंगे कि कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने सी केव्स को समझा, सी आर्च को समझा, स्टैक्स को समझा, और उसके बाद बीचेस को समझा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सवाल आता है इसके बाद फिर आगे बढ़ना है, तो सर अब महासागर के बारे में समझ लिए, नदियों के बारे में समझ लिए, सागर की लहरों के बारे में समझ लिए, अभी भी हाइड्रोस्फीयर में एक टर्म तो बाकी बच रहा है ना। अभी वाटर के बारे में तो पढ़ लिए, समझ गए, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आइस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर। जो बर्फ है वो भी तो जल का ही ठोस रूप है, तो अभी तो उसकी चर्चा होनी बाकी है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क ऑफ आइस। मतलब एक्चुअली वी हैव टू स्टडी अबाउट आइस। हम लोगों को आइस के बारे में पढ़ना है। तो देखो, मैंने आपको बताया है कि जब आप पहले दो लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर में रहते हैं, तो जैसे जैसे आप धरती के सतह से ऊपर जाते हैं, मौसम ठंडा होते जाता है। मौसम ठंडा होते जाता है का मतलब क्या है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस, हाइट विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज, जिसके कारण क्या होता है, हिमालयन माउंटेन रहे, अंटार्कटिका रहे, आर्टिका रहे, मतलब जो ऊंचे जगह है वहां सामान्यतः जो है वो बर्फ पाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि एक चीज को समझो, इस चीज को समझना है 3 सेगमेंट में। पहला स्नोफॉल, दूसरा आइस, तीसरा ग्लेशियर। ये 3 चीजें समझनी है। तो स्नोफॉल का रीजन होता है, बिल्कुल हम साधारण उदाहरण देके आपको बता रहे हैं। स्नोफॉल जो टर्म है उसका अर्थ सामान्यतः होता है कि वैसा एरिया, ऊंचाई पर अवस्थित, सबसे पहले तो डेफिनेटली वन लाइन फैक्ट दैट वेयर दीज 3 थिंग्स विल बी अवेलेबल, आइदर स्नोफॉल, आइस और ग्लेशियर। तो ये जहां भी जिस तरह से रहता है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि एक चीज स्पष्ट है कि वो धरती के सतह से, मतलब सी लेवल से ऊंचाई पर रहेगा। तो अब लाइक उत्तराखंड का आप नाम सुनते होंगे, केदारनाथ सुनते होंगे, बद्रीनाथ सुनते होंगे। अब ये क्या है, ये माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा नहीं है, उससे नीचे है, उससे कम है, मतलब लगभग मान के चलो कि 1500-2000 मीटर कम की दूरी पर है। तो जिसके कारण कि क्या होता है, व्हाट विल हैपन, आपको इस चीज को समझना है, इस चीजों को जो है ना बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पर क्या है ना, गर्मी में मौसम ठीक रहता है, गर्मी में मौसम ठीक है तो पानी वानी मिल रहा है, नदियां हैं, पानी आ रही है। लेकिन जाड़े के मौसम में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और जब जाड़े के समय में डिक्रीज करता है तब क्या होता है कि जो जल की बूंदे गिरी वो जल न होके बर्फ के रूप में गिरती है, और बर्फ का सतह पर जो है 2 फीट 3 फीट मोटा लेयर जमा हो जाता है, लेकिन फिर वो गर्मी आएगा वो पिघल जाएगा। तो ये जो बर्फ का सतह पर पड़ना, एक शॉर्ट टाइम के लिए रहना, तो ये जो प्रोसेस आया वो स्नोफॉल के लिए आया। मतलब स्नोफॉल जहां हो रहा है वहां जरूरी नहीं है कि सालों भर बर्फ ही रहे, लेकिन अब इससे और ऊपर चले जाते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। तो अब जब जम्मू कश्मीर में ऊपर एकदम अच्छे हिली एरियाज में चले जाएंगे, वहां क्या है कि स्नोफॉल भी होगा और सालों जो है लेयर ऑफ आइस रहता है, सालों जो है लेयर ऑफ आइस रहता है, स्नोफॉल होते रहता है। लेकिन अगर और हम ऊंचाई पर जाते हैं तो द थर्ड सेगमेंट विल कम, दैट विल बी नोन एज ग्लेशियर। ग्लेशियर इज नथिंग बट अ ह्यूज सोर्स ऑफ आइस। मतलब इस जगह पर मतलब खाली बर्फ ही बर्फ होता है। एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट ऑल द मेजर रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, सिंधु, झेलम, ये सारी की सारी नदियों का जो ओरिजिन है, सोर्स है, वो ग्लेशियर से ही है। मतलब ये ग्लेशियर से ही निकलता है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक ग्लेशियर से ही वो मुंह बना के निकला, और धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो पानी का प्रवाह जो है लगातार बना हुआ है। इस चीज को हम लोगों को समझना है। एंड डेफिनेटली जो मैंने पहले आपको कहा था कि नदियां जब ऊपर से आती हैं तो सामान्यतः जो है वो वी शेप रखती हैं, इस चीज को याद रखना है। और
अब इस ग्लेशियर वाले इस चीज में अब हम लोग समझेंगे, एक पुरानी बात याद आई इसलिए मैंने आपको रिकॉल कर दिया कि भाई द फ्रैगमेंट ऑफ द रॉक फ्रॉम द माउंटेन स्लोप्स फॉल इनटू मूविंग आइस व्हेन द ग्लेशियर passes through a valley. The rock pieces from the valley floor are also picked up by the glacier. These rocks act as a tool of erosion. वही पत्थर जो है ना उसको जमीन में मतलब एक डेप्थ बढ़ाने का काम करता है. And actually due to that we will see a concept of U-type valley, U-shaped valley, जो कि जो है अब देखो दो तरह की चीजें हैं. अब या तो अगर चौड़ा हुआ तो एक यू टेप से वैली बना, और अगर नदी जो है प्रवाह बहुत छोटा है तो वो क्या हो गया, वी शेप वैली हो गया. सो टू काइंड्स ऑफ वैली विल अकर व्हेन अ ग्लेशियर मूव्स स्लोली. इट लीव्स आउट अ डीप hollow along the slope of mountain called creek. When the ice melts, these depressions get filled with water and form a lake known as tarn. ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई जब when a glacier moves slowly, जब ग्लेशियर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, it leaves out a deep hollow along the slope of the mountain. That one is known as creek. Creek word उसके लिए यूज होता है. When the ice melts, these depressions get filled with water. जब बर्फ जो है पिघलेगा तो स्वाभाविक है कि वो जल के रूप में परिवर्तित होगा, और जो वो लेक के टाइप में फॉर्म होगा दैट विल बी नोन एज टार्न. इस चीज को याद रखना है. एज द ग्लेशियर स्टार्ट्स मेल्टिंग, its load consisting of clay, sand, gravels, boulders cannot be carried anymore and eventually dropped. अब इसी को जो है जो एकाएक छोड़ दिया गया, एकाएक पिघला तो वो चीजें छूट जाएगी, अब उसको कैरी नहीं कर सकता है. एंड दैट विल बी नोन एज ग्लेशियल moraines. That will be known as glacial moraines. So if in an examination you the questionnaire will ask a question that define glacial moraines, then we can write that as the glacier starts melting, again just I am repeating the lines, as the glacier starts melting, its load consisting of clay, sand, gravel and boulders cannot be carried anymore and is eventually dropped, and that thing will be known as, that deposits will be known as glacial moraines. You have to keep it in your mind that these are the facts. Now I am having two options, but I will go for the second option, that now we have to discuss about work of wind. So we will discuss it into next class. Thank you. Have a great day.